नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वैदिक युग का घालमेल। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। तो प्यारे साथियों, आप आरंभ करते हैं। भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल। मान्यतावादी इतिहास, शैक्षणिक इतिहास, उत्खनन का इतिहास। मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष में होते हुए आज तक सद और निरंतर समाज में विभाजित चली आ रही है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान वैदिक अनुयायी का शासन का या उनका किला, उनका राज्य देश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मित्रभान, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वितरण जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य यानी कि एविडेंस उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर से मिलने का ही है। तो ये रहा प्यारे साथियों, आप लोगों को खुद को अगर वैदिक युग का घालमेल पढ़ना है तो आप इसका PDF गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम वेद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वेद सम्यक काल की भाषा पाली के वेदना से निकला हुआ शब्द है, जिस वेदना का शाब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता है, लेकिन धूर्तों द्वारा उपादित संस्कृत भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युद्ध पुस्तक का नाम ही सिर्फ वेद होकर रह गया। वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था, जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं का एविडेंस खुदाई द्वारा मिलता है, लेकिन चाणक्य का एविडेंस किस स्थान की खुदाई से मिलता है? वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार का ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र का एविडेंस कब और कहाँ मिलता है? तो शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पूर्ण शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का
एविडेंस कब और कहाँ मिलता है? वैदिक युग का घालमेल। आज भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में बहुत ही विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्व में स्थापित सम्यक संस्कृति आज के अनुसार बौद्ध संस्कृति के संदर्भ में आज कुछ लोग की मान्यता है कि ईसा पूर्व में हुए शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध संस्कृति को समाप्त करते हुए पूर्व की वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणी संस्कृति को पुनः स्थापित किया गया था। इस विषय पर दूसरे मत के लोगों की मान्यता है कि पूर्व के भारत में स्थापित वैदिक संस्कृति में वनवाद जैसी कुरीति आने की वजह से बौद्ध संस्कृति का उदय हुआ था, जो कुछ वर्षों बाद ही समाप्त हो गया। जबकि वैदिक सभ्यता के प्रभावित लोगों की मान्यता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति में आई विकृति की वजह से बौद्ध संस्कृति समाप्त हो गई और पूर्व की वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित हो गई, क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृति ही सबसे पुरानी संस्कृति है। यानी इस मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और पुष्यमित्र शुंग के पूर्वकाल में भी वैदिक संस्कृति रही होगी, जबकि भारत के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि एविडेंस कुछ और ही कहने की संकेत करते हैं। क्या आपने कभी उस ओर ध्यान दिया है? उत्खनन से प्राप्त एविडेंस का अवलोकन करते हुए पूर्व में स्थापित सभ्यता संस्कृति की वस्तु स्थिति को जानने समझने का प्रयास करते हुए आज के लेखकों के घालमेल को देखते हैं। आज आपको सिर्फ भारत में खुदाई से प्राप्त उन एविडेंसों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की जरूरत है। सर्वप्रथम आपको शुंग काल से पूर्व के प्राप्ति अवशेषों को देखना होगा कि सच में पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व के किसी बौद्ध स्थल को नष्ट भी किया था या सिर्फ पूर्व के अधिक बौद्ध स्थलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें से किसी एक को ही किया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्थलों को नष्ट किया है या ख़त्म कर दिया है? क्योंकि हमें जब पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने भी बहुत बौद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण किया था, यानी कि रिपेयरिंग का काम उन्होंने भी बहुत किया था। तो इस वजह से यहाँ में जो घालमेल उन लोगों ने दिखाया, यहाँ में वो सत्य नहीं है। तो दूसरा, उसने सत्ता और राजनीतिक मजबूरी के चलते पक्ष विपक्ष में रह रहे किन्हीं खास लोगों की हत्या की थी, या सच में भारत में रह रहे बौद्ध मठावलंबियों की भी हत्या कर दी थी। लेकिन हो सकता है अपने किन्हीं राजनीति की चलती हुई या अपने राज्य को बचाने के लिए किसी की हत्या की होगी। ये नहीं कह सकता है कि नहीं किया होगा, किया हो सकता है, लेकिन वो बुद्धि सी था। महायानी परंपरा में महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ 3री शताब्दी के बाद से एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा था।
उसी अवलोकितेश्वर बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों के चलते 700 ईस्वी के बाद से इस महायानी परंपरा का रूपांतरण वज्रयानी, तंत्रयानी, शाकांत पंथ, शिव पंथ, विष्णु पंथ जैसी अनेक शाखाओं में होने लगा है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति देखने हेतु चित्र संख्या 1। अब इस फोटो को देख के क्या लगता है? क्या 4-5 जो हाथ है, जो सरों के ऊपर सर है, क्या अब आपको क्या लगता है वो कौन है? ये है अवलोकितेश्वरा। दूसरा में है शाक्यमुनि बुद्धा एंड तीसरा में है गुरु पद्मा संभावा। तो आप लोगों ने देखा इसको। तो प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ पुस्तकों और धारावाहिकों के पीछे पीछे भागने की आदी हो गए हैं तो आज आपको उस हिमखंड गंगोत्री, गंगा और उससे रूपांतरित होने वाली हुगली और पद्मा जैसी नदी के बनते बिगड़ते नामों को देखने समझने की जरूरत है। अन्यथा सिर्फ काल्पनिक कथा पुस्तकों और धारावाहिकों के माध्यम से अर्जित ज्ञान द्वारा शंकर की जटा में से गंगा को निकलकर धरती पर आने वाली नदी के रूप में जानते और पूजते रहोगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ में बहुत ही एक बढ़िया पॉइंट है, वो है सिर्फ पुस्तकों और धारावाहिकों, अर्थात पुस्तक में भी सब पुस्तक ठीक है ये नहीं कह सकता है। तो धारावाहिकों जो आजकल टीवियों में सीरियल दिखाते हैं ना, महाभारत क्या क्या, वो ऐसा, ये वो ऐसा, अगर वहाँ पर देखकर कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को अपनी पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए ताकि अंदर की बात आप लोगों को पता चल सके। अंदर में क्या लिखा है तभी ना आपको पता चलेगा। अगर अंदर पढ़कर नहीं दिखोगे तो अंदर की चीज़ों को आपको कैसा पता लगेगा? तो वहाँ में कितना गपुर गठा लिख के रखा है, कितना आपके बारे में सत्य लिख के रखा है, आपके बारे में कितना शुद्ध लिखा है, या आपको कितना नीचा वहाँ में दिखा रहा है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को एविडेंस खोजना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो यहाँ में भी बहुत घालमेल हो गया है, तो उस घालमेल को हमको पकड़ना चाहिए। इस प्रकार गंगोत्री नामक जलसूत्र प्रकृति निर्मित हिमखंड से निकली है, जिसे आज ग्लेशियर भी कहते हैं। उस ग्लेशियर के बर्फ को किसी वैदिक शक्ति या किसी मनु ने अपने फ्रीजर में नहीं बनाया है, बल्कि वो प्राकृतिक समुपात के नियम से बने हुए प्रकृति द्वारा जल के ठंड में जमने से बनी है। उसी प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति भी प्राकृतिक गुण स्वभाव वाली कुदरत के कानून से निकली है। इस कुदरत के कानून का भी कोई रचनाकार नहीं है, बल्कि इस कुदरत के कानून को अनेक मार्गदाताओं ने अपने ज्ञान अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त करते हुए शील सदाचार के स्वरूप में उन समय के जनमानस को दुख मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति हेतु विकसित किया था।
इस ज्ञान के कई मार्गदाता हुए, जिनमें कुछ का तो आस एविडेंस और प्रमाण भी लोगों के सामने हैं, जिसमें उन्होंने स्पर्श करते हुए कहा है कि मुझे इस मार्ग पर चलने से लाभ हुआ है। तुम अगर चलोगे तो तुमको भी लाभ होगा। मैं जिस रास्ते पर चला हूँ वो रास्ता मुझे मालूम है। अगर तुम चलना चाहते हो तो मैं वो रास्ता बता सकता हूँ, पर उस पर चलना तो तुमको ही होगा। यहाँ तथागत बुद्ध के बारे में कह रहा है। लेकिन काल्पनिक कथा के रचनाकार ने जिस प्रकार शंकर की जटा को बर्फ वाली फ्रीजर बनाकर उसमें से गंगा नदी निकाल दी है, उसी प्रकार सृष्टि के काल्पनिक रचयिता ब्रह्मा द्वारा वैदिक सभ्यता निकलते हुए उस ब्रह्मा के द्वारा बिना किसी लिपि भाषा और अभ्युदय किए ही वेद की रचना भी करवा दी है। इतने से भी उन काल्पनिक लेखकों को तुष्टि नहीं मिली तो उसी ब्रह्मा के शारीरिक अंगों से वर्णगंध मनुष्य का जन्म कराते हुए भारतीय समाज को भी अपनी कल्पना में वनतंत्र पर आधारित समाज पर बना देता है, परंतु उस काल्पनिक कथावाचक से शंकर की जटा का एविडेंस और ब्रह्मा के द्वारा उद्धान वेद और वनगत समाज का एविडेंस मांगने पर अपनी काल्पनिक बातों के जाल में उलझाने लगते हैं। भाई झूठ की बुनियाद बालू के घर के समान कच्ची होती है, जो एविडेंस रूपी फूंक मारने से गिर जाता है। अब आपका झूठी वैदिक रूपी बालू का ढेर आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, आज बस इतना तक। मैं सेकेंड पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ सेकेंड में और भी बेहतर से चर्चा करने की कोशिश करूँगा और जितने भी घालमेल है उन तथ्यों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे जलिकना खमती बॉयज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।